अभी हम स्टार्ट करेंगे लेखांकन की अवधारणाएं। लेखांकन की अवधारणाओं का मतलब क्या होता है कि वे नियम रीतियाँ विधियाँ जिनके आधार पर लेखांकन का कार्य किया जाता है। वे नियम रीतियाँ विधियाँ जिनके आधार पर क्या किया जाता है, लेखांकन का कार्य किया जाता है, वो क्या होती हैं, अपनी लेखांकन की अवधारणाएं होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो अवधारणा है वो अपनी है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ठीक है, या फिर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इसमें अपन क्या इस अवधारणा से देखो क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए इसमें मतलब क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपके आता है कि व्यापार और व्यापारी अलग अलग होते हैं तो कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग होते हैं, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अकॉर्डिंग। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आपके व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देनों को व्यापारिक पुस्तकों में दर्ज नहीं करता है, तो ये कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग नहीं करता है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत। व्यापारी और लेनदार व्यापारी है जो लेनदार होता है व्यवसाय का, ठीक है, इसीलिए जो अपने पर्सनल हैं और जो बिज़नेस के खर्चे हैं वो एक पुस्तक में नहीं रखता है, दोनों को अलग अलग मान के चलता है। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो व्यापारी और व्यापार है वो क्या होते हैं, इसमें अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि स्वयं के उपयोग के लिए, ठीक है, स्वयं के उपयोग के लिए अगर माल निकालता है, धन निकालता है, तो वो क्या होगा, देनदार होगा। और व्यापारी के नाम के स्थान पर किसका उपयोग करेंगे अपन, कैपिटल या फिर ड्राइंग्स का उपयोग करेंगे, ठीक है, आहरण या पूंजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो जब भी अपन देखते हैं कि भाई व्यापार से माल निकाला, ठीक है, व्यापार से माल निकाला, तो अपन उसमें क्या करते हैं, ड्राइंग्स होती है, और ड्राइंग्स किसका किया, अपन ने गुड्स का किया है, तो गुड्स की जगह क्या आ जाएगा, परचेज हो जाएगा। तो इसकी जैसे जो जनरल एंट्री अपन करते हैं वो क्या हो जाती है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अवधारणा अपन देखते हैं मुद्रा मापी अवधारणा। तो मुद्रा मापी अवधारणा से दो क्वेश्चंस बनते हैं मेन कि केवल मौद्रिक लेन देनों को ही लिखते हैं अपन, इसमें केवल मौद्रिक लेन देनों के ही लिखते हैं और गुणात्मक पहलू का लेखा नहीं करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये वाली बात बताई भी थी कि जिन मदों का या फिर जिन ट्रांजेक्शन्स को अपन मनी मेजरमेंट कर सकते हैं केवल उन्हीं को ही अपन अकाउंट्स में रखते हैं, तो वो कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग रखते हैं, मुद्रा मापी अवधारणा या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लागत अवधारणा। तो लागत अवधारणा में क्या आ जाएगा, इसका दूसरा नाम ऐतिहासिक लागत अवधारणा भी है। स्थायी संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाता है। स्थायी संपत्तियों का लेखा है वो किस पे किया जाता है, उनके लागत मूल्य पे किया जाता है। बैलेंस शीट अपन बनाते हैं तो बैलेंस शीट में जो अपन लिखते हैं अपनी एसेट्स लिखते हैं, बिल्डिंग मशीनरी है और भी है जो फिक्स्ड एसेट्स होती है अपन अपनी, उसको अपन किस पे लिखते हैं, लागत मूल्य पर लिखते हैं, ठीक है। और लागत मूल्य क्या होता है, अपन ने परचेज किया है, परचेज करने से लेकर व्यवसाय में किसी भी मशीन को स्थापित करने तक का जो खर्चा होता है वो क्या हो जाता है, लागत मूल्य हो जाता है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, परचेज प्राइस आ जाता है, अपना भाड़ा आ जाता है, स्थापना के वे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास लागत मूल्य पर लगाना चाहिए, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगाना चाहिए, ऑलवेज कॉस्ट पे लगाना चाहिए। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है अपनी लागत अवधारणा या फिर ऐतिहासिक लागत अवधारणा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं द्विपक्ष की अवधारणा। नेक्स्ट अवधारणा है अपनी द्विपक्ष की अवधारणा। द्विपक्ष की अवधारणा क्या बोलती है कि प्रत्येक लेन देन के कितने पक्ष होंगे, दो पक्ष होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। लेखांकन समीकरण यानी कि जो लेखांकन समीकरण है एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो ये कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग बनता है, तो ये कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग बनता है, द्विपक्ष की अवधारणा के अकॉर्डिंग बनता है। लेखांकन समीकरण से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई आपको जैसे एसेट्स का पूछ लिया तो एसेट्स का फॉर्मूला हो जाता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो जाता है, या फिर अगर आपसे कैपिटल का पूछ ले तो उसका क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी हो जाएगा, या फिर आपको लाइबिलिटी का पूछ ले तो उसका क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। ऐसे करके इससे फॉर्मूले निकलते हैं और इस टाइप से इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेबिट का क्या मीनिंग होता है, डेबिट कहाँ से आया है, तो डेबिट शब्द है वो लैटिन भाषा के डिबेयर शब्द से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, टू ओवी यानी कि स्वामी का ऋणी होना। फिर क्रेडिट है वो क्रेडिट शब्द से लिया गया है जो कि जिसका अर्थ क्या होता है, टू बिलीव यानी कि स्वामी में विश्वास, ठीक है। इटली में इसको क्या बोलते हैं, डेबिटो और क्रेडिटो, ठीक है। इटली में इसको क्या बोलते हैं, डेबिटो और क्रेडिटो, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट अवधारणा अपनी है वो चालू अवधारणा है। चालू अवधारणा क्या बोलती है कि व्यवसाय है वो अनिश्चित काल तक चलेगा, इसे
अवधारणा भी बोल सकते हैं या फिर सुदीर्घकाल अवधारणा भी कह सकते हैं। फिर संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति दो भागों में बांटी जाती है, स्थायी और चालू। संपत्ति को जो दायित्व हैं उनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है, चालू और दीर्घकालीन। और स्थायी संपत्तियों को खरीदा जाता है, किराए पर नहीं लिया जाता है। और अल्पकाल छोटे व्यवसाय पर यह लागू नहीं होती है। देखो चालू अवधारणा क्या बोलती है कि अपना जो व्यवसाय है वो दीर्घकाल तक चलेगा और जब तक चलेगा जब तक कि व्यवसाय के सामने कोई विपरीत स्थिति प्रकट ना हो जाए। ठीक है, अब जब अपन मान के ही चल रहे हैं कि भाई अपना बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, तो अपन क्यों ही किसी एसेट्स को किराए पे लेंगे। ठीक है, किराए पे नहीं लेकर अपन क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे। ठीक है, और जो छोटे व्यवसाय हैं उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये छोटा व्यवसाय तो क्या है, थोड़े टाइम तक के लिए चलता है। लेकिन चालू अवधारणा क्या बोलती है कि अपना जो व्यवसाय है वो अनिश्चित काल तक या फिर दीर्घकाल तक चलेगा। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अपन जो संपत्ति और दायित्व है उसको फिक्स्ड और करंट में बांटते हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड क्या होता है, अपना लॉन्ग टर्म तक के लिए चलता है, और चालू है वो अपना 1 साल तक के लिए चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अवधारणा अपनी आएगी लेखांकन संबंधी अवधारणा। लेखांकन अवधि की अवधारणा आएगी। लेखांकन अवधि का अपन को सबको बहुत, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अवधि होती है लेखांकन की वो कौन सी होती है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपना होता है जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसको मान के चलते हैं लेखांकन अवधि अवधारणा। यानी कि निश्चित समय बाद व्यवसाय का परिणाम ज्ञात किया जाता है। यानी कि 1 साल, यानी कि ये जो निश्चित अवधि है ये कितने टाइम की हो जाएगी, ये 12 महीने की हो जाएगी। और ये जो 12 महीने होंगे वो कौन से हो जाएंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएंगे। फिर लेखा अवधि भी 2 प्रकार की होती है, एक तो कैलेंडर वाली होती है और एक वित्तीय अवधि होती है। अपन अकाउंट्स में कौन सी अवधि को काम में लेते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि वित्तीय अवधि को अपन काम में लेते हैं। और कभी कभी मतलब जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आपको बोल देते हैं कि भाई आपको जो अवधि है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक लेनी है। लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है और जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कौन सी अवधि को मानता है, वो वित्तीय अवधि को मानता है, जो कि कौन सी होती है अपनी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। ठीक है, इसके अलावा इसे अधिकतम 15 माह तक बढ़ाया जा सकता है। इसे अधिकतम 15 माह तक बढ़ाया जा सकता है। कैसे कि भाई अपनी जो लेखांकन अवधि है वो कब से प्रारंभ होती है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, अगर कोई बिजनेस है वो 31 दिसंबर से पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तब तो उसकी काउंट हो जाएगी, जितना भी टाइम पीरियड के लिए हुआ है वो काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर बाय चांस अगर बिजनेस है वो 1 जनवरी के बाद स्थापित किया है तो वो इन 3 महीनों को अलग नहीं रख के 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक इन 3 महीनों को अलग नहीं रख के अपन क्या कर सकते हैं, इस अवधि को 15 माह तक बढ़ा सकते हैं। यानी कि जब व्यवसाय शुरू होता है उस समय आपकी जो व्यवसाय की अवधि है वो कितनी हो सकती है, 15 माह तक की हो सकती है। फिर नेक्स्ट अवधारणा है अपनी उपार्जन संबंधी अवधारणा। उपार्जन अवधारणा क्या बोलती है कि लेखा उपार्जन आधार पर करना चाहिए। लेखा है वो उपार्जन आधार पर करना चाहिए। क्या मतलब हो गया इसका कि नगद में प्राप्त हुआ है या फिर नहीं हुआ है, दोनों का लेखा करेंगे। ठीक है, अगर अपन ने ट्रांजैक्शन कर दिया है, चाहे अब उसका पैसा अपन को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है या फिर इन फ्यूचर अपन को प्राप्त होने वाला है, तो अपन उसको क्या करेंगे, उसको व्यवसाय में दर्ज करेंगे। इसी के आधार पर उपार्जित आय और अनुपार्जित आय का समायोजन किया जाता है। आगे अपन जब पूरा अकाउंटेंसी जब अपन पढ़ेंगे तो अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट अपन अगर बनाते हैं तो उस टाइम अपन इसमें कुछ समायोजन करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंडिंग का करते हैं, प्रीपेड का करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग करते हैं, अपन उपार्जन अवधारणा के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट अवधारणा अपनी आएगी मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा क्या बोलती है कि चालू वर्ष की आय में से चालू वर्ष के खर्चों को ही घटाया जाएगा। यानी कि अगर 1 अप्रैल से अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का अगर अपन देख रहे हैं तो उस अवधि के खर्चे और आय उन दोनों की तुलना करेंगे। फिर उसके आधार पर अपन क्या करेंगे, लाभ हानि की गणना करेंगे और इसमें समायोजन को शामिल करते हैं। उपार्जन की अवधारणा पर आधारित होती है, इसलिए इसे अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्रूवल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। मिलान की अवधारणा अपन क्या करते हैं कि भाई जो अपनी इनकम होती है और जो अपने एक्सपेंसेज होते हैं वो किस
कि कौन से टाइम की अपन कंपेयर करेंगे सेम टाइम पीरियड, यानी कि अगर अपन 4 महीने की इनकम ले रहे हैं तो 4 महीने के ही एक्सपेंसेस लेंगे, अगर अपन 12 महीने की इनकम ले रहे हैं तो अपन 12 महीने के ही क्या लेंगे, एक्सपेंसेस लेंगे, और इसी के आधार पर क्या करेंगे अपन इसकी तुलना करते हैं, ठीक है, और इसी के आधार पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है। फिर नेक्स्ट अवधारणा है अपनी आय वसूली की अवधारणा। आय वसूली क्या बोलती है कि कानूनी अधिकार प्राप्त होने पर ही आय मान लेना चाहिए। अगर आपको कानूनी अधिकार प्राप्त हो गया है तभी आय मान लेनी चाहिए, यानी कि अगर क्रय करने पर संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसको मतलब पुस्तकों में लिख लेना चाहिए। किराया क्रय पद्धति इसका अपवाद है। किराया क्रय पद्धति अपवाद कैसे है कि भाई ये तो क्या बोलती है कि अब अगर एसेट्स है वो अपने पास आ गई है तो अपन उसको क्या करेंगे, बुक्स में लिख लेंगे, ठीक है, बुक्स में लिख लेंगे। लेकिन किराया पद्धति क्या बोलती है, किराया क्रय पद्धति क्या बोलती है कि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है, जब लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होता है उसके बाद अपन इस संपत्ति को पुस्तकों में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये जो किराया क्रय पद्धति है वो कौन सी अवधारणा का वो है, अपवाद है, तो वो आय वसूली अवधारणा का अपवाद है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं वस्तु परकता की अवधारणा। नेक्स्ट क्या है, वस्तु परकता की अवधारणा। लेखा व्यक्ति परक आधार पर नहीं होना चाहिए, वस्तु परक साक्ष्य स्रोत प्रलेख के आधार पर होना चाहिए। यानी कि मेन बात यह है कि सब्जेक्टिविटी एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि ये जो सब्जेक्टिविटी वर्ड है ये जैसे मतलब कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, अपन नेगेटिव मानते हैं इसको, ठीक है, नेगेटिव मानते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, वस्तु परकता एक तो होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ये बात कर रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की, लेकिन जो सब्जेक्टिव होता है वो नेगेटिव चीज़ होती है, क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है कि वो एक दूसरे में क्या चल जाता है, उसमें भेदभाव चल जाता है, ठीक है। लेकिन वस्तु परकता क्या बोलती है कि भेदभाव नहीं करना है, जो अपने पास सबूत हैं उन्हीं के आधार पर अपन को लिखना है, किसी में कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, किसी को अच्छा बुरा नहीं बताना है। तो ये वाली चीज़ क्या होती है, अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी अवधारणा क्या बोलती है कि व्यक्ति परक आधार पर नहीं होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिव बेस पे नहीं होना चाहिए। कौन से बेस पे होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बेस पे होना चाहिए। वस्तु परक साक्ष्य प्रलेख के आधार पर करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे लेखांकन की परंपराएं। लेखांकन की परंपराएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं, जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी अपनी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सके। आप चाहो तो इनको पेन और नोटबुक लेके इनके नोट्स भी बना सकते हो, बहुत ही वेरीफाइड नोट्स हैं ये। और जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, नेट JRF क्वालिफाइड किया है, इन्हीं के आधार पे किया है, क्योंकि इनसे अलग एक क्वेश्चंस भी नहीं आया था मेरे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग अपन है ये पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्ट मी।